क्लास 9th की हम बायो का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर नेम डाल लीजिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए इस चैप्टर में हमें डील्स क्या क्या करना है कि जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो कौन है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सेल। सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ द सेल पर बात करेंगे। फिर जो है टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। दो तरह के सेल होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ये चीजें पढ़ेंगे। फिर जो है बात करेंगे नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे। नंबर ऑफ सेल, किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। फिर इसमें हम डिस्कशन करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। फिर उसके बाद बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में। फिर जो है साइटोप्लाज्म में फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। इस पे हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम हेडिंग बनाएंगे क्या, सेल। तो सेल पर बात करें अगर हम, तो सेल होता क्या है। सेल की अगर बात करें तो जैसे बात करते हैं कोई, जैसे हम किसी जो है बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है। सपोज करो ये कोई मैटर है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट से। जैसे मान लो ये दीवार है, तो ये किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स से। तो इस ब्रिक्स का हम नाम क्या दे देते हैं, सेल। उसी तरह से जैसे कोई भी दीवार है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, सेल। तो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। द फंडामेंटल ना करके हम कर दें द स्ट्रक्चरल, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो क्या होती है, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। किसी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी सिमेट्री कैसी होगी, उसके शेप कैसे होंगे, साइज कैसे होंगे, कोई भी ऑर्गन है वो वर्क कैसे करेगा, इसको डिसाइड कौन करता है, सेल। तो जो सेल होता है ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेल की डिस्कवरी है। सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने किया था, सेल की डिस्कवरी जो बात करते हैं तो ये किए थे रॉबर्ट हुक ने। 1665 में। और इन्होंने कहा किया था, बार्क ऑफ ट्री, जो ट्रीज होती हैं उनकी जो बाहरी परत होती है उससे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और पहली जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे उन्होंने, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। और उस सेल का नाम उन्होंने क्या नाम रख दिया था, सेलुलाइट। बाद में इस नेम को कन्वर्ट करके उन्होंने सेल कर दिया था। लेकिन जो ये सेल है वो डेड सेल की।
तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने किया था? वो किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी किसकी? जो है लिविंग सेल की। कहां से? इन स्क्रैचेस ऑफ टीथ। स्क्रैचेस ऑफ टीथ। जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कहां पर? स्क्रैचेस ऑफ टीथ में उन्होंने किया था। तो इस तरह से हम जो है, जिनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको कहते हैं। तो बेसिक जो यूनिट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या होती है? सेल होती है, जो किसी भी लिविंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हुआ करती है। इसकी डिस्कवरी जो सबसे पहले किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कहां? बार्क ऑफ ट्री में। बट ये डेड सेल थी और लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो पहली चीजें हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो दो तरह के जो है सेल हुआ करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। और कैरियन ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप्ड होता है, मतलब न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होगा और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी एब्सेंट होंगे। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें आएंगे कौन कौन? जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, वो सभी फाइल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया की बात करें, ये सभी किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड और कैरियन का मतलब होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब जिसमें फुली डेवलप या वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाए उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहा करते हैं। अब इसमें जो होगा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सारे प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट जो ये किसमें आएंगे? ये जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर प्लांट एंड एनिमल्स, ये सभी फाइल करेंगे। हायर प्लांट्स एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किसमें फाइल करेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल होती है,
सबसे पहले इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम नाम दे देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। अब इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें पहली बात तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है कवर्ड करती है फ्लूइड मैटर को, उस फ्लूइड मैटर का नाम हम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है। हम मोस्टली जो बात करते हैं यूकैरियोटिक को ध्यान में करके कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की बात यहाँ हम बहुत डीपली नहीं करने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है सराउंड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। फ्लूइड जैसा मैटर भरा होता है जिसमें राइबोसोम सारे सस्पेंडेड होते हैं। इस फ्लूइड को, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सारे सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं। जैसे फर्स्ट हम नाम देते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और भी इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी राइबोसोम, राइबोसोम और इसमें न्यूक्लियोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम और भी ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनका हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गई। अब अगर ये प्लांट सेल है तो इसके चारों तरफ एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अगर ये प्लांट सेल है, मैंने क्या बोला, अगर ये प्लांट सेल है तो इसके चारों तरफ एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल पॉज कर दीजिए। अब देखिए, अगर ये सेल की बात करें हम, तो सेल में और डीपली हम चलने वाले हैं आगे, क्योंकि जो सेल होता है, हमने बात किया कि जो सेल होती है ये इलास्टिक और वेरी थिन मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम कहा करते हैं। तो पहले हम सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर लें। इतने का हम सेक्शनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोप से हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। तो पहला हम हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो इतना सेक्शनिंग किया है हमने, फिर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तरह तरह की मॉडल आई, जिनमें से जो पहला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि सिलेबस में नहीं है, हमें इसका डिस्कशन नहीं करना है। और नेक्स्ट जो हमारा जो मॉडल आया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये इसको हमें डील नहीं करना है।
पहले की जो बुक हुआ करती थी उसमें आया करती थी, बट अब ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आ रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसकी बात करेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमें कंप्लीटली डील करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म अंदर होता है। इतने का जब सेक्शनिंग करके हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, ये जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है ये होती है प्रोटीन। प्रोटीन, अब क्योंकि बाहर की प्रोटीन है इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, बहुत इजी वर्ड है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर की प्रोटीन। और नेक्स्ट जो अंदर होती है लोअर पार्ट में वो भी प्रोटीन हुआ करती है, लेकिन अब ये भी तो है बाहर, इसलिए इसे भी हम क्या नाम देंगे? एक्सट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इसमें भी जो प्रोटीन होते हैं, इसमें भी प्रोटीन होते हैं, दो लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है। पहला जो लेयर बना होता है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का बना होता है दोनों, और ये जो बीच में होती है ये भी प्रोटीन है। अब क्योंकि अंदर पाई जाती है इसलिए इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, प्रोटीन। और इसमें जो ये प्रोटीन है इसी में फ्लूइड जो है स्विम करता रहता है। ये जो प्रोटीन है ये इसी में स्विम करता रहता है। इस फ्लूइड का नाम जो देते हैं हम, ये फ्लूइड किसका बना होता है? ये होता है लिपिड। लिपिड, और ये लिपिड जो बना होता है इसके साथ जो है फास्फेटिक ग्रुप लगा होता है, फास्फेट ग्रुप, इसलिए इसको फास्फोलिपिड हम नाम दिया करते हैं। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड नाम दिया करते हैं। तो है तो प्रोटीन ही, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो और या इंट्रिंसिक हो। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड सेकंड वन इज लिपिड। लिपिड। अब इसमें जो सेल डिवीजन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मेम्ब्रेन में होता है वो बेसिकली किससे होता है? लिपिड के माध्यम से होगा। और तो बेसिकली ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है पूरा, जो कि डिजाइन किया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो एक्सप्लेन करता है वो ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो लेयर की बनी होती है। पहले जो एक ऊपर की लेयर होती है, एक नीचे की लेयर होती है। दोनों लेयर जो बनी होती है वो प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको कहते हैं। बीच में जो प्रोटीन होती है उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो मिडिल पोर्शन की जो प्रोटीन होती है वो फ्लूइड में स्विम करती रहती है। उस फ्लूइड का हम नाम देते हैं, किसका बना होता है वो? लिपिड की, क्योंकि उसके साथ फास्फेटिक ग्रुप भी लगा होता है, इसलिए इसको हम फास्फोलिपिड भी नाम देते हैं। Now we are going to start class 9 CBSE board. Number of cell. नंबर ऑफ सेल की बात हम करें तो बहुत डिफिकल्ट ये है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम नंबर काउंट करने चले तो फिर हो चुका। क्योंकि नंबर ऑफ सेल की बात अगर करते हैं तो हर ऑर्गेनिजम्स में अरबों खरबों की नंबर में सेल होते हैं, लेकिन कुछ अगर इस बेसिस पर हम बात करते हैं तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट is unicellular organisms and second one is multicellular organisms। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दो चीजें हम लेते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है?
जिनमें क्या हो, सिंगल सेल हो, जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी हो, मेड बाय सिंगल सेल। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स की बात हम आगे करेंगे डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। प्रोटोजोन्स के लिए अभी के लिए ये जान लो, जैसे आपके इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी किसमें आते हैं, सिंगल सेल। और बैक्टीरियल सेल, ये सभी किसमें आते हैं, यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनकी बॉडी कंप्लीटली डिजाइन होती है सिंगल सेल से। सारे वर्क जितने भी फंक्शन किए जाएंगे एक ही सेल से किए जाएंगे। और जो सेकंड है ये है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल का मतलब अब 2 सेल की तो बॉडी हो नहीं सकती, मोर देन वन सेल अरबों खरबों की जो है नंबर में होंगे सेल इसमें। जैसे हायर प्लांट एनिमल्स जितने भी हैं, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हम आप सभी प्लांट जितने भी हैं, कैटल्स, सभी फाइल करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में कौन कौन आएंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल, ये सभी सिंगल सेल के बने होते हैं। मल्टीसेलुलर में जितने हायर प्लांट्स एनिमल्स आते हैं वो सभी फाइल करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर बात करें तो बहुत बिग टॉपिक है ये, लेकिन हमें ऊपर से डिस्कशन करना है। सेल थ्योरी, इसकी जो डिस्कवरी जो श्रेय जाता है इनके लिए 2 जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक सचवान है और एक रुडोल्फ विर्कोव है, और 3 साइंटिस्ट का नेम इसमें आता है। तो सेल थ्योरी पहले पॉइंट में क्या कहती है, every organisms have at least one cell। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया, फंगी, जो भी हैं, उनमें कम से कम एक सेल का होना मस्ट है। दूसरा पॉइंट जो इसमें कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा था रुडोल्फ विर्कोव ने, और इसीलिए इनको जो है सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया। इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स क्या होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब the new cell is made by pre-existing cell। कोई भी सेल है जो न्यू सेल बॉर्न होगी, वो किससे, किसी ओल्ड सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ओल्ड सेल, कोई भी पुरानी सेल से ही बने। तो ये रुडोल्फ विर्कोव ने कहा था। ये बेसिक पॉइंट होते हैं किसके, सेल थ्योरी। अब कुछ और भी एक्सेप्शनल चीजें हैं, जैसे मान लिया जाए हम
माइटोकॉन्ड्रिया और जो है क्लोरोप्लास्ट पर बात करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनको बताया गया है एक्सेप्शनल चीजें हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल नहीं हम मान सकते हैं। जैसे एक बार किसी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम निकाल लें, माइटोकॉन्ड्रिया इसको सेल से बाहर करके हम निकाल देते हैं तो कुछ समय तक ये लिविंग रह सकता है। क्यों, ऐसा क्या बात है? क्योंकि इसके पास इट हैज ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं और यही सिचुएशन होती है क्लोरोप्लास्ट। और भी एक्सेप्शन है, जैसे वायरस की बात किया जाए, वायरस को किसमें रखें हम, इसके पास तो कोई सेल ही नहीं होता है। अब क्या करें, इसको अगर देखते हैं तो ये अगर ये लिविंग में रहता है, मान लो किसी से मुलाकात हो गई लिविंग से, तो ये क्या कर देगा, लिविंग जैसे कैरेक्टर शो करेंगे। लिविंग जैसे कैरेक्टर शो करने का मतलब क्या, ये जो है इनके पास जो आरएनए होता है, आरएनए पर हम बात और डीपली करेंगे, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है सारे वायरसेस में। तो अब ये जब पहुंचता है किसी लिविंग बॉडी में तो ये उसके आरएनए से जो है कंप्लीटली कंबाइन करके और क्या करता है, अपना जो है नंबर इंक्रीज कराने में हेल्प कराता है ये आरएनए। तो इसलिए तो लिविंग के कैरेक्टर हो गए भाई। रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये जो रिप्रोडक्शन होता है पढ़ा हुआ आप लोगों ने कहीं ना कहीं कि जो लिविंग होते हैं उसके बॉडी में कम से कम एक सेल होने चाहिए। दूसरी बात जो है रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो ये लिविंग के कैरेक्टर हो गए भाई। रिप्रोडक्शन तो वो कर रहा है, अपनी संख्या जो है इंक्रीज करवा रहा है, तो ये तो लिविंग के कैरेक्टर हो गए। दूसरी बात, जब तक ये आउटसाइड बॉडी रहता है, जब तक किसी की बॉडी से बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करता है, नॉन लिविंग। तो इसलिए इसको हम दोनों की कनेक्टिंग लिंक मान लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के जो है हम कनेक्टिंग लिंक मान लेते हैं। लिविंग जैसे भी कैरेक्टर शो करते हैं और जो है नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसलिए ये एक्सेप्शन है आपके सेल थ्योरी के, जो सेल थ्योरी कहती है कि एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव एट लीस्ट वन सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कम से कम एक सेल होना चाहिए। तो भाई वायरस के पास नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। तो ये वायरस की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स पर। अब देखो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। पहली चीजें हमने पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, फिर उसके बाद सेल हो गया, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल पे भी बात कर लिया था। किसने किया था? ये सारी चीजें रट जानी चाहिए। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि डेड सेल थी। फिर उसके बाद हमने बात किया है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की। फिर उसके बाद बात किया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे बात किया है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बात किया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल पर बात किया है, जिसमें मल्टी और यूनिसेलुलर हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जो सेल में पाए, जैसे मान लो ये सेल है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमने बताया है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म होते हैं। एक बार साइटोप्लाज्म पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस, केमिस्ट्री में आ जाओ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस क्यों कह दिया? क्योंकि एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ करता है। कैसा होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ करता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन नाम क्यों दे दिया? किस बेसिस पर कहा हमने? क्योंकि देखो, जैसे मिल्क की हम बात करें तो मिल्क देखने में तो होमोजेनियस लग रहा है, लेकिन वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्यों?
क्योंकि उसमें जो फैट होता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन पर हम लोगों ने निकाला था तो उसमें जो फैट निकलते हैं वो तो डिजॉल्व नहीं होते थे, सस्पेंडेड नहीं होते थे, तो उनको हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन कह दिया। उसी तरह से ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। क्यों ऐसा कह दिया हमने? क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड होता है, फ्लूइड हो गया तो मतलब क्या, वाटर एज ए सॉल्वेंट, ये तो समझ ही रहे हो, सॉल्वेंट हो गया। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स अलोंग विद शुगर, शुगर में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी जितने भी होते हैं ये इसमें सस्पेंडेड होते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the cell organelles completely suspended in the cytoplasm। तो अब ये हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन की कहानी। अब नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कौन होते हैं? जो सेल के अंदर पाए जाए। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर करते हैं हम, एरेस्ट करते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? सारी डिटेल बात करेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर की होती है। डबल लेयर होती है इसमें। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एम्बेडेड हो जाती है, इनवैजिनेट हो जाती है, और फिर उसके बाद इनवैजिनेट होके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम दे देते हैं क्या? क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक है। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। इसके अंदर कुछ फ्लूइड होते हैं। इस फ्लूइड का हम नाम क्या देते हैं? क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड पाई जाती है और दो मेम्ब्रेन के बीच की फ्लूइड को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेनल फ्लूइड, इंटरमेम्ब्रेनल फ्लूइड, ठीक है ना। अब इसके पास खुद का, ये बहुत मस्त चीजें हैं जो अभी हमने बताया था, इसके पास खुद के जो है जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, लेकिन ये है तो प्रिमिटिव। जबकि डीएनए कैसा पाया जाता है हम लोगों में? डबल हेलिकल स्ट्रैंड में पाया जाता है, लेकिन ये सर्कुलर डीएनए है। ऐसा है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। डीएनए का फुल नेम क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम वगैरह सस्पेंडेड होंगे, और ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई। पहली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन जो इनर वाली मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन कह देंगे। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इनवैजिनेट कर जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहेंगे। अब जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में कुछ गैपिंग होती है जिसमें फ्लूइड भरे होते हैं। अब क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच की गैपिंग है
तो उसमें फ्लूइड भरे होते हैं, इसलिए इसको इंटरमेम्ब्रेनल फ्लूइड नाम देते हैं। ठीक है। अब इसकी फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर इतने पोर्शन को हम कट करके इधर देते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो यहाँ पर दो पोर्शन होता है, इसे नाम देते हैं F1 फैक्टर और इसे नाम देते हैं F2 फैक्टर। F1 फैक्टर और F2 फैक्टर। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ATP का। ATP बनता कैसे है? जो ADP है वो कन्वर्ट होता है ATP में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम नाम देते हैं करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल नोट कर लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं हम। साइड पे हो जाए। हो गया? ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एटीपी। जो एटीपी है, एटीपी मतलब इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा एटीपी। इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये प्रोसेस है। यहां पर जैसे हमने अभी क्रिस्टी की बात की थी, ये F1 फैक्टर है और ये F2 फैक्टर है। F2 से ADP कन्वर्ट होगा ATP में, और ये ATP जो है इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ सेल। करेंसी ऑफ दी सेल मतलब सेल की मुद्रा है। अगर ये कहीं पर सेल को एनर्जी चाहिए, या इसको और एक नाम दे देते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ दिस सेल। तो ये सारी कहानी हो गई आपकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि एटीपी ये बनाता है। एटीपी स्टोर का भी काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये पूरी डिस्कवरी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे, वो जो है लाइसोसोम पर हम डिस्कशन करेंगे, और यहीं पर हम मीटिंग पार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।